हेलो गाइस, वेलकम टू डेली पीसीएस। तो आज हम देखेंगे 6 अप्रैल का करंट अफेयर। तो हमारी पहली खबर है कि चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में, जो कि पहले स्क्रीन अवार्ड्स के नाम से जाने जाते थे, उसमें सब धुरंधर ने कई सारे अवार्ड्स जीते। धुरंधर स्वीप्स बैग्स 14 अवार्ड्स इंक्लूडिंग बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म जो गई है वो मिली है होम बाउंड को। ओके। यामी गौतम धर इज़ द बेस्ट एक्टर फीमेल फॉर हक। हक करके एक मूवी आई थी, ठीक है। तो धुरंधर को कौन कौन से मेनली धुरंधर को बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इधर दिखाया गया है, ठीक है। इन अवार्ड्स को हम देखेंगे डिटेल में। और ये अवार्ड्स जो है ना, वो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से कराए जाते हैं। ओके। फिर हमारा अगली न्यूज़ है कि मेजर पोर्ट्स रिकॉर्ड 915 मिलियन टन कार्गो इन फाइनेंशियल ईयर। मतलब इन्होंने इतने मिलियन टन कार्गो को हैंडल किया। और जो टारगेट था हमारा 7.6% ग्रोथ का, जो टारगेट था उसको क्रॉस ओवर कर दिया, ठीक है। और इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये रही इसमें ये रही लिस्ट 25 की, 2025, और ये 2026 की लिस्ट है। इसमें आप देखो किस तरीके से, और यहाँ पे ये परसेंटेज इंक्रीज़ दिखाया गया है कि इस साल कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ उनमें। तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज़ यहाँ पे 14%। ओके, ये हाईएस्ट है, नहीं ये 15% हाईएस्ट है। और 15% का जो हाई है वो किसको मिला है? मरमुगांव पोर्ट को, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किसने हैंडल किया है? तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल किया है यहाँ पे, ये देखिए, ये रहा हाईएस्ट हमारा, वो जो कि दीनदयाल पोर्ट है। तो इस तरीके से हमें दोनों चीज़ें हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज़ किस में हुआ है, और दूसरा है कि हाईएस्ट कार्गो किसने हैंडल किया, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं। उसके बाद हमारी अगली खबर है कि मूडीज़ है, उसने इंडिया की फाइनेंशियल ग्रोथ को पहले ज़्यादा प्रेडिक्ट किया था, अभी उसने उसको कम कर दिया है। उसने कहा कि जो वेस्ट एशिया में वेस्ट एशिया में जो वॉर क्राइसिस चल रही है, उसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है ना, वो पहले जितनी उसने प्रेडिक्ट की थी वो उतनी अब नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये खबर हम देखेंगे। और क्यों ऐसा हुआ, कि क्यों वेस्ट एशिया में क्राइसिस की वजह से इंडिया की ग्रोथ पे इम्पैक्ट क्यों आएगा, इंडियाज़ ग्रोथ इम्पैक्टेड, ठीक है। ऐसा क्यों होगा कि वहाँ की ग्रोथ, वहाँ पे जो वॉर क्राइसिस चल रही है ईरान के ऊपर, और फिर उसके बाद करस्पॉन्डिंग का आसपास के जो कंट्रीज़ पे ईरान जो अटैक कर रहा है अमेरिकन लोकेशन पे, एम्बेसीज़ पे, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है, तो ये हम देखेंगे। उसके अलावा हम देखते हैं कि इंडिजिनसली बिल्ट जो फ्रिगेट है हमारा INS तारागिरी, वो इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में विशाखापट्टनम में, ठीक है। सेरेमनी विज अटेंडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ठीक है। तो INS तारागिरी के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है कि धुरंधर गॉट बेस्ट मूवी अवार्ड इन चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026। तो ये स्टेटमेंट हमने देखा कि धुरंधर को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है, ठीक है। और रणवीर सिंह गॉट बेस्ट एक्टर अवार्ड इन चेतक स्क्रीन अवार्ड। तो हमने ये भी देखा कि क्या कहते हैं कि धुरंधर को, रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। एक इसमें थोड़ी सी गलत हो गई है। क्या गलत हो गया है कि पहला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो बेस्ट मूवी का अवार्ड है वो धुरंधर को ना मिलके होम बाउंड को मिला है, होम बाउंड। तो ये स्टेटमेंट सही होने की जगह गलत है, ठीक है। और रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, धुरंधर मूवी के लिए मिला है, पर बेस्ट मूवी का अवार्ड होम बाउंड को मिला है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही, तो मतलब ओनली 2 करेक्ट। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा B, ठीक है। हम बाकी के अवार्ड्स देख लेते हैं। तो
बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड आदित्य धर को मिला है। ठीक है, ये देखिए होम बाउंड का सीन है ये। बेस्ट एक्शन मूवी तो धुरंधर में है बेस्ट एक्शन। बेस्ट एक्टर ओटीटी फिल्म, ठीक है, अभिषेक बनर्जी को मिला है। कौन सी मूवी के लिए? स्टोलन के लिए। बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्टर फीमेल ओटीटी, तो ये मिला है सान्या मल्होत्रा को मिसेस के लिए। फिर बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, ठीक है, अक्षय खन्ना फॉर धुरंधर। ठीक है, इन्होंने रहमान डकैत का रोल निभाया था, रहमान डकैत। ठीक है, उस रोल के लिए इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मेल का अवार्ड मिला है। और फीमेल्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन फीमेल को उसका मिला है शालिनी वत्स को। मूवी का नाम होम बाउंड, याद रखना। होम बाउंड को बेस्ट मूवी का अवार्ड भी मिला है, बेस्ट फिल्म। फिर बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर, ये मिला है शाश्वत सचदेव। मूवी का नाम धुरंधर, शाश्वत सचदेव। बेस्ट कोरियोग्राफी तो मिला है विजय गांगुली और शरारत और धुरंधर के लिए। ठीक है, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी तो ये मिला है विकास नौलखा को। मूवी का नाम धुरंधर। बेस्ट कॉस्ट्यूम तो शीतल इकबाल शर्मा छावा और स्मृति चौहान धुरंधर। तो शीतल इकबाल शर्मा को मिला है छावा के लिए और स्मृति चौहान को मिला है धुरंधर के लिए। फिर बेस्ट डायलॉग धुरंधर। बेस्ट डायरेक्टर ओटीटी फिल्म, ठीक है, तो इसका बेस्ट डायरेक्टर ओटीटी फिल्म के लिए तो ये मिला है किरण तेजपाल को। मूवी का नाम स्टोलन। ओके, और उसके अलावा फिर हमें बेस्ट एडिटिंग तो शिव कुमार बी पैनिकर, ये धुरंधर के लिए मिला है बेस्ट एडिटिंग। ओके, ये बेस्ट एडिटिंग बेस्ट डायरेक्टर ओटीटी का ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि बेस्ट डायरेक्टर जो फिल्म्स हैं मूवीज़ हैं उनमें किसको मिला है? आदित्य धर को। पर बेस्ट डायरेक्टर ओटीटी में किसको मिला है? तो मिला है किरण तेजपाल को। कौन सी मूवी? स्टोलन के लिए। फिर बेस्ट फिल्म फॉर जेंडर सेंसिटिविटी तो हक, ठीक है, और इसी मूवी के लिए यामी गौतम को बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, फिर बेस्ट फिल्म राइटिंग स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले किसको मिला है? होम बाउंड। बेस्ट हेयर स्टाइलिंग एंड मेकअप ये मिला है प्रीतिशील सिंह डिसूजा को और ये धुरंधर मूवी के लिए मिला है। फिर आया बेस्ट लिरिक्स तो ये मिला है गुलजार, ऊल जलूल इश्क, गुस्ताख इश्क। तो बेस्ट लिरिक्स के लिए किसको मिला है? गुलजार को। बेस्ट ओटीटी फिल्म कौन सी आई? स्टोलन। बेस्ट प्लेबैक सिंगर तो सबसे बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड किसको गया है? फ़हीम अब्दुल्ला को। किसके लिए? कौन से गाने के लिए? तो जो सैयारा मूवी का टाइटल ट्रैक है सैयारा, तो उस गाने के लिए इनको बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है। फिर बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल किसको मिला है? श्रेया घोषाल को। कौन से गाने के लिए? उसी मूवी का जो टाइटल ट्रैक है उसमें जो फीमेल है, फीमेल वॉइस में जो है उसके लिए श्रेया घोषाल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है। ठीक है, फीमेल का। फिर बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन तो सैनी एस जौहरी। कौन सी मूवी? धुरंधर। फिर बेस्ट स्क्रिप्ट ओटीटी फिल्म तो किसको गया है? ये स्टोलन को। तो देखिए अगर धुरंधर है तो यहाँ पे स्टोलन भी पीछे नहीं है ओटीटी में। ओटीटी के सारे अवार्ड्स जो हैं स्टोलन ने ग्रैब करे हैं, अधिकतर, मोस्ट ऑफ देम। फिर बेस्ट सॉन्ग तो सैयारा का टाइटल ट्रैक को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है। बेस्ट साउंड डिज़ाइन तो बेस्ट साउंड डिज़ाइन में विश्वदीप चटर्जी को धुरंधर मूवी के लिए। ठीक है, बेस्ट स्पेशल इफ़ेक्ट तो धुरंधर। फिर ब्रेक थ्रू डेब्यू डायरेक्टर शाजिया इकबाल धड़क 2 तो ये भी थोड़ी अलग हैं। ब्रेक थ्रू डायरेक्टर डेब्यू शाजिया इकबाल। ब्रेक थ्रू न्यू एक्टर मेल अहान पांडे। मूवी का नाम सैयारा। फिर ब्रेक थ्रू न्यू एक्टर फीमेल अनीत पद्दा। मूवी का नाम सैयारा। ठीक है, तो ये हमारे सारे चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 हो गए। तो मेजरली आपको बेस्ट फिल्म याद रखना क्योंकि ये बहुत अच्छी फिल्म है और हो सकता है आगे वाले बहुत सारे अवार्ड्स में आगे भी अवार्ड जीते। तो ये मूवी आप होम बाउंड ये मूवी है, इसको आप
ध्यान रखिएगा। और कौन सी फेमस मूवी अभी आप हमने डिस्कस की, स्टोलन। स्टोलन ने भी काफ़ी सारे अवार्ड जीते हैं। फिर हक, ठीक है। म्यूज़िक के अधिकतर अवार्ड जो हैं वो कौन सी मूवी को गए हैं, सैयारा, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा इसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडियाज़ मेजर पोर्ट्स हैंडल्ड हिस्टोरिक 915.17 मिलियन टन ऑफ कार्गो इन फाइनेंशियल ईयर 2026, सक्सेसफुली सरपासिंग द गवर्नमेंट्स एनुअल टारगेट ऑफ 904 मेट्रिक टन। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो हमने देखा था कि ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उसमें अगला है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी लेड द पैक विद 102 मेट्रिक टन। तो 102 मेट्रिक नहीं, मिलियन टन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कार्गो किसने हैंडल किया? तो अभी हमने देखा था कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नहीं था वो, ठीक है। वो कौन सा पोर्ट था? वो था दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। और कितने मेट्रिक मिलियन टन था वो? तो वो था 160.11 मिलियन टन। ओके, तो ये था हमारा। तो इसमें हमारा पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया था। और अगर पहला सही है, ओनली वन इज़ करेक्ट, तो हमारा आंसर हो गया सी, ओनली वन इज़ करेक्ट। ओके, तो आगे देखते हैं। तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ। हमारा टारगेट कितना था? 904 मेट्रिक टन का, ठीक है। हमने प्रोड्यूस कितना किया? 915.1.7 मिलियन टन, ठीक है। सॉरी फॉर स्पीकिंग मेट्रिक टन अगेन, इट इज़ मिलियन टन। ओके, कितने परसेंट की ग्रोथ थी ये? तो ये 7.06% की ग्रोथ थी, ठीक है, लास्ट ईयर से, ठीक है। ये चीज़ क्या दिखा रहा है? तो इट इज़ सिग्नलिंग अ रोबस्ट रिकवरी एंड सस्टेन्ड अपवर्ड ट्रैजेक्टरी, ठीक है, फॉर इंडियाज़ मैरीटाइम ट्रेड। टॉप परफॉर्मिंग पोर्ट कौन से हैं? तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, कितना? 160.11 मिलियन टन, ठीक है, फॉलोड बाई पारादीप, ठीक है। तो आप इसको अपने नोट्स में डाल लीजिए कि दीनदयाल जो था, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, वो टॉप पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, 156.4 मिलियन टन, और ये 160.11 मिलियन टन। अभी हमने देखा था कि लास्ट ईयर यूपीटीसीएस ने इंटरनेट यूज़र्स का डेटा पूछ लिया था। वो बड़ा डेटा था कि कितने इंटरनेट यूज़र्स हैं। तो इस तरीके के जो बड़े बड़े डेटा हैं, जैसे कि इंडिया के मेजर पोर्ट्स ने कितना कार्गो हैंडल किया, तो वो 1900 मिलियन टन। टारगेट हमारा कितना था? 1904 मिलियन टन। तो ये बड़ा डेटा है, ठीक है। तो इसको तो हमें आप ये मान के चलो कि ये डेटा हमें याद रखना ही रखना है, ठीक है। ये डेटा हमें याद रखना है क्योंकि ये इसी क्वेश्चन में पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। और ये न्यूज़ भी कैसी है? तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। तो पॉजिटिव न्यूज़ के पूछे जाने के ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। और हमने ये देखा था कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसने की थी, कितने परसेंटेज वाइज? तो मरमुगाओ पोर्ट जो था, पोर्ट अथॉरिटी जो है, उसने सबसे ज़्यादा, और उसके बाद फॉलोड बाई कोलकाता डॉक सिस्टम, ठीक है। फिर JNPA, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, 10.74%, ओके। और इस जो ये ग्रोथ हुई है, दिस ग्रोथ, इसके ड्राइवर्स क्या क्या थे? किस चीज़ से ये इतना ज़्यादा हुआ? तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ फ्यूल्ड बाई इंक्रीज हैंडलिंग एसेंशियल कोल, क्रूड ऑयल, कंटेनर्स, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट। तो जो हमने ये जो हैंडल किया है, इसमें मेजरली हमने इन चीज़ों को हैंडल किया है, ठीक है। कार्गो में क्या क्या है? कोल, क्रूड ऑयल, कंटेनर, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट, ओके। अब हम इसके साथ साथ एक चीज़ और देख लेते हैं कि मेजर पोर्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये देखिए, दीनदयाल पोर्ट हो गया हमारा गुजरात में, ठीक है। ये हो गया मुंबई पोर्ट, और उसके नीचे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, JNPT, और ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? महाराष्ट्र। फिर मरमुगाओ पोर्ट, ये गोवा में है।
फिर न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये कर्नाटक में। फिर कोचीन पोर्ट कहाँ पे है, केरला। फिर बीओ चिदम्बरम पोर्ट, थूथुकुडी, टूटीकोरिन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ, ये क्या, कौन सी स्टेट है, ये तमिलनाडु। यहाँ पे कौन सा है, चेन्नई पोर्ट भी यहीं है। और कर्मराजर पोर्ट जिसको एन्नौर पोर्ट पहले बोलते थे, ये तीनों पोर्ट तमिलनाडु के हैं, ठीक है। ये तीनों पोर्ट तमिलनाडु के हैं। फिर ये विशाखापट्टनम, वाइजैग, ये कौन सी स्टेट है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर इधर आ जाओ कोलकाता में, तो पारादीप पोर्ट उड़ीसा में, ठीक है। तो उड़ीसा में क्या है, तो उड़ीसा में है हमारा पारादीप। फिर आप इधर आ जाओ कोलकाता में, तो वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में हमारे पास कौन कौन से पोर्ट हैं, एक तो कोलकाता पोर्ट, और ये हल्दिया पोर्ट जो है कोलकाता पोर्ट का ही जो है एक पार्ट है, ठीक है। तो जो मेजर पोर्ट सिस्टम है हमने इंडिया के, तो ये हमारी स्टैटिक है। अच्छा, स्टैटिक, अब जैसे कि मैंने आपको स्टैटिक क्यों बताया, ये तो करंट अफेयर की न्यूज़ है, ठीक है। तो करंट अफेयर की ये न्यूज़ जो है, ये करंट की न्यूज़ है, ये हमारे अभी चल रही है मार्केट में। अब जब पे क्वेश्चन बनेगा इस पे, तो अगर उन्होंने करंट से क्वेश्चन ना बनाया, तो उन्होंने करंट से रिलेटेड स्टैटिक से भी क्वेश्चन बनाया, तो हमारा ये कवर्ड हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, गुजरात में दीनदयाल, महाराष्ट्र में मुंबई और जवाहरलाल नेहरू, गोवा मर्मुगांव, कर्नाटका न्यू मैंगलोर, केरला कोचीन, तमिलनाडु में 3 पोर्ट हैं, कौन कौन से, बीओ चिदम्बरम, चेन्नई पोर्ट और एन्नौर पोर्ट या फिर करमराजर पोर्ट, ठीक है। विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश का पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहाँ का है, उड़ीसा का। कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट कहाँ के हैं, वेस्ट बंगाल के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो हमने ये देखा कि मूडीज़ हैज़ स्लैश डाउन इंडियाज़ फाइनेंशियल ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर, फिजिकल ईयर 2026-27 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 6%, डाउन फ्रॉम 6.8, ठीक है, ये खबर सही है। इकोनॉमिक सर्वे ने प्रोजेक्ट किया है अ स्ट्रांगर ग्रोथ रेंज ऑफ 6.8 से 7.2%, तो ये दोनों ही न्यूज़ सही हैं, तो ये बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, तो रिवाइज्ड, ठीक है, रिवाइज डाउन टू 6%, ये हमने देख लिया, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा हमारा ए और बी का करेक्ट का, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से, हाई ऑयल फर्टिलाइज़र प्राइसेस की वजह से, हाई इन्फ्लेशन की वजह से। अच्छा, ये ऐसा हो क्यों रहा है, वेस्ट एशिया में क्राइसिस है, तो उससे हमारा इतना क्या लेना देना है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो वेस्ट एशिया है, इंडिया अपना 55% ऑफ क्रूड ऑयल एंड 90% ऑफ एलपीजी नीड्स के लिए किस पे डिपेंडेंट है, वेस्ट एशिया पे, ठीक है। जो ये अरेबियन कंट्रीज़ हैं, इन पे डिपेंड कर रहता है इंडिया का जो इतना से 55% जो क्रूड ऑयल है वहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, और 90% ऑफ एलपीजी गैस वेस्ट एशिया से आ रही है। और अगर वहाँ क्राइसिस हैं, तो ये जो मेन फ्यूल है इंडिया के लिए, ग्रोथ के लिए, कुछ ही भी काम के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सर्विस के लिए फ्यूल तो होना चाहिए। तो जो फ्यूल एनर्जी प्रोवाइडर, फ्यूल भी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा एनर्जी डिपेंडेंसी जो है, वो वेस्ट एशिया पे इंडिया की बहुत ज़्यादा है। इस वजह से उसने ग्रोथ को कम दिया है। मूडी मेंटेन्स अ Baa3 स्टेबल रेटिंग इन इंडिया रिफ्लेक्टिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ कंटिन्यूड एल्बीट स्लोअर एक्सपेंशन एंड रेजिलिएंट फाइनेंशियल सेक्टर। वही उसने 6 रेटिंग, देखो ग्रोथ परसेंट तो उसने कम कर दी, पर इंडिया की रेटिंग जो है Baa3 कर दी। तो इसका मतलब उसने ये कहा कि मार्केट की जो ग्रोथ होगी वो कम होगी, पर बड़ी रेजिलिएंट और एक्सपेंशन बहुत स्टेबल होगा, ठीक है। गोल्डमैन सैच ने क्या बोला, तो गोल्डमैन सैच ने इंडिया की रेटिंग पहले प्रोजेक्शन 7 दिया था, 7, अब 5.9% दे दिया, ठीक है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने इंडिया को 7.1% से दिखाया कि इतने परसेंट ग्रोथ होगी, उसने इसकी रेटिंग बढ़ा दी है। तो ऐसा नहीं कि सबने इन्होंने नेगेटिव रेटिंग दी, इन्होंने नेगेटिव रेटिंग दी, तो S&P ग्लोबल ने पॉजिटिव रेटिंग दी है इंडिया के लिए। उसने कहा कि ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम देखते हैं कि INS तारागिरी 4th स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, ये चौथा स्टील्थ फ्रिगेट है नीलगिरी क्लास का प्रोजेक्ट 17A का। ठीक है, ये बात सही है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। अच्छा, मेन न्यूज़ ये खबर में इसलिए भी थी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल सप्लाइड एंटायर रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4000 टन ऑफ स्पेशल ग्रेड स्टील प्लेट्स फॉर द वारशिप कंस्ट्रक्शन। तो जो स्टील जो प्रोवाइड की गई है, ठीक है, स्पेशल ग्रेड की, ठीक है, वो किसने प्रोवाइड की? तो वो सेल ने प्रोवाइड की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये हमारा PSU है। ठीक है, तो मतलब कि जो हमको मटेरियल प्रोवाइड किया गया वो एक इंडिजीनियस कंपनी ने प्रोवाइड किया। ठीक है, तो अब तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, तो बोथ ए एंड वी आर करेक्ट, सो करेक्ट आंसर विल बी ए। तो हम इसको आगे देखते हैं कि देखो ये नीलगिरी क्लास का है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, 4th स्टेल्थ है, स्टेल्थ फ्रिगेट है। ठीक है, ये अभी 3 अप्रैल को कमीशन हुआ है। ठीक है, और हुआ कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। ठीक है, इससे पहले आप कमेंट करके बताओ कि अभी एक दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया है कौन सी और चीज़ थी जो अभी इंडक्ट हुई है इंडियन नेवी में। ठीक है, वो क्या चीज़ थी? विशाखापट्टनम में ही वो इंडक्ट हुई थी। ठीक है, और इसका जो नाम है ये हिमालय की एक रेंज के ऊपर रखा गया है। इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है मजागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, शिप बिल्डर्स लिमिटेड, MDL बोलते हैं इनको शॉर्ट में। ठीक है, शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब दिस कैन इक्विप ब्रह्मोस सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो एक क्वेश्चन अगर हम आपसे यहाँ पे भी एक क्वेश्चन अपने आप ही बन जा रहा है। देखिए, ब्रह्मोस कौन सी मिसाइल है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस। ठीक है, और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर MRSAM। ठीक है, और 76 mm सुपर रैपिड गन माउंट। ओके, फिर अच्छा, एक INS तारागिरी जो था वो पहले भी था। INS तारागिरी के नाम से 33 ईयर तक उसने इंडियन नेवी को सर्विस दी, 1980 से 2013 तक। उसी के नाम पे फिर से एक दूसरी INS तारागिरी आई। तो अगर देखा जाए कि सेम नाम से, इफ़ नेम इज़ सेम देन दिस इज सेकेंड INS तारागिरी। ओके, तो अब बात आती है प्रोजेक्ट 17A, P17A बोलते हैं इसको। तो इसमें कितने फ्रिगेट्स बनाए जाएंगे? ठीक है, तो आप इसको देखो तो इसमें 7 एडवांस्ड इंडिजीनियस स्टेल्थ फ्रिगेट बनाए जाएंगे। ठीक है, स्टेल्थ एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू अगर जो उसको रडार के थ्रू पकड़ना मुश्किल है। जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसमें ये होता है कि उसकी शेप कुछ ऐसी होती है कि वो रडार की जो रेज हैं उनको डिस्पर्स कर देता है। वो उसको पकड़ पाना रडार के थ्रू मुश्किल होता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है अब तारागिरी 4th है। तो कौन कौन सी कमीशन हो चुकी हैं? तो सबसे पहले नीलगिरी हुई जनवरी 2025 में, हिमगिरी अगस्त 2025 में, उदयगिरी अगस्त 2025 में, और ये तारागिरी है 2026 में। अभी कौन कौन आना बाकी है? तो दूनागिरी, विंध्यागिरी एंड महेंद्रगिरी। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सातों के नाम याद रखो, एटलीस्ट जो कमीशन हो गई हैं उनके तो नाम याद रखो ही रखो। नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी एंड तारागिरी, एनहट। ओके, नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, एनहट के नाम से आप याद कर लो, और कुछ ज़्यादा याद भी नहीं करना है, एनहट रख दो और यही ऑर्डर रहेगा। ये जो 3 है ये 2025 में कमीशन हुई, ये 3, और ये जो लास्ट है ये अभी 2026 की। देखो तारागिरी तो आपको वैसे भी याद रहेगी। ठीक है, अगर आपको एनहट याद रह गया तो नाम आपको याद रहेंगे। ठीक है, ये तीनों 2025 में हुई हैं। अब जनवरी फरवरी क्रोनोलॉजी में अगर आ जाता है क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी में सेट करने को, तो फिर आपको एनहट से अगर आपको याद रहेगा तो सबसे पहले ये, फिर हिमगिरी, फिर उदयगिरी, तारागिरी अभी है ही। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही है। अब कल का हम देख लेते हैं, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था कि डिफेंस एक्सपोर्ट जो है हमारा हिट किया था 38,424 करोड़।
2026 में, ठीक है, कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ था। ये डेटा देखो, सारा डेटा तो नहीं आएगा, पर कुछ ऐसा डेटा आ ज़रूर जाएगा पेपर में और मिलेगा आपको रखा हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं है स्टैटिक जो हम देख रहे हैं, तो ये PYQ क्वेश्चन के बेस पे ही मैं करंट अफेयर को उठा के रख रहा हूँ इसमें, कि जो जिस तरीके से पिछले पैटर्न में पूछा गया है तो नया पैटर्न भी वैसा ही पूछा जाएगा। तो हमें 6 एग्जैक्ट हो सकता है ये ना पूछे तो सीधे ये पूछ ले कि 62.66 की जगह 63, अप्रॉक्स 63%, ठीक है। उसके बाद हमारी अगली न्यूज़ थी, देखो फ्री, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे देता हूँ कमेंट करने को। आप क्या कहते हैं, मैंने आपको ये दिया था कि अभी और क्या चीज़ थी जो कमीशन की गई थी, ठीक है। तो ये है हमारा INS अरिदमन, ये एक सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ठीक है, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर पावर सबमरीन, ठीक है। इसका नाम है INS अरिदमन, ठीक है। तो ये इसका जो टनेज है वो कितना है, डिस्प्लेसमेंट टनेज 7000, ओके। तो ये पिछले वाले से ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा टनेज है इसका। पिछली वाली का कितना था टनेज, 6000, ठीक है। और इसके अलावा ये K4 और K15, पिछले वाले में सिर्फ K15 था। K15 जो मिसाइल की रेंज होती हैं वो कितनी होती हैं, तो वो होती हैं अप्रॉक्स 750 किलोमीटर। K4 की रेंज कितनी है, 35,000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उसका। और हमने क्या देखा था, तो उड़ीसा पुलिस को प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर अवार्ड मिलता है। ये जो हाईएस्ट ऑनर है किसी पुलिस फोर्स को या फिर किसी मिलिट्री यूनिट को मिलता है। तो हमने इसमें और क्या क्या देखा था, तो हमने देखा था कि 25 कंटिन्यूस ईयर की सर्विस में ये दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि ये अवार्ड किसको दिया जाए। तो ये अवार्ड किसको इस बार मिला है, तो ये अवार्ड मिला है उड़ीसा पुलिस को, ठीक है। फिर हमने देखा था पद्मा विश्वनाथन, इंडियन ऑरिजिन की जो है अमेरिकन कनेडियन जो है ट्रांसलेटर हैं ये, ठीक है। इनको क्या मिला है, तो इनको मिला है, इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए, ठीक है। तो अब इसमें और हमने क्या क्या देखा था, तो हमने इसमें देखा था कि ये जो पद्मा विश्वनाथन जो हैं, ठीक है, इनका एक क्या कहते हैं, एना पौला माइया करके एक ऑथर हैं, ठीक है। ये कौन सी किस लैंग्वेज, ये पोर्तुगीज़ ऑथर हैं। इन्होंने एक बुक लिखी, क्या नाम था, ऑन अर्थ एज इट इज़ बीनीथ, ये इनकी बुक थी। और इसको ट्रांसलेट करने के लिए ये अवार्ड किसको मिला, तो ये किसको शॉर्टलिस्ट किया गया, तो पद्मा विश्वनाथन, ओके। और इससे पहले जो हमारी करंट अफेयर ये थी कि हमने देखा था कि बानू मुश्ताक को 2025 में बुकर प्राइज़ मिला था, किस बुक के लिए, हार्ट लैम्प, ठीक है। और इसको ट्रांसलेट किसने किया था, तो उनका नाम था दीपा वस्ती, ठीक है। ये न्यूज़ भी हमको नज़र में रखनी है। उसके बाद हमने देखा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, उन्होंने एक बुक रिलीज़ की। बुक का नाम क्या था, यहाँ देखिए, टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट। म्यूरल्स क्या होते हैं, तो म्यूरल्स वो चित्र होते हैं जो आप दीवारों पे बनाते हो, पेंटिंग, दीवारों पे जो पेंटिंग करते हैं ना, उनको म्यूरल्स बोलते हैं। तो इसमें है क्या कि उसमें बहुत सारी पार्लियामेंट में जो म्यूरल्स लगी हुई हैं, उसमें क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके और आगे की जो इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, अशोका, मौर्य, ठीक है, मौर्य, गुप्ता, ये सारी जो ट्रेडिशन है ना, ये म्यूरल्स के थ्रू दिखाया गया है, ठीक है। जो पार्लियामेंट में म्यूरल्स हैं, तो उनके ऊपर एक बुक लिखी है। किसने लिखी, तो वो लिखी है सुधा मूर्ति जी ने, सुधा मूर्ति, ठीक है। और ये जो है, ये राज्यसभा MP हैं, नॉमिनेटेड MP हैं, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसके अलावा ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही।
बाकी हम आपको कल मिलते हैं 6 तारीख के करंट अफेयर में। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ये रहेगी कि आप जो है रिवाइज़ कंटिन्यूस करो, रिवाइज़ करो। रिवीजन जो है वो मस्ट है, और भले ही आप पूरा ना पढ़ो तो एक जिसको बोलते हैं कर्सरी व्यू, कर्सरी व्यू में क्या होता है कि एक नज़र मार लेना, डेली एक नज़र तो मार ही लो कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो उससे क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स हैं हमारे, ठीक है, न्यूरॉन्स जो, जैसे आप एक बार कोई चीज़ पढ़ते हो, ठीक है, आपने कुछ पढ़ा तो आपके न्यूरॉन्स डेवलप हुए, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट डे उसको देखा, जस्ट पढ़ा नहीं, आप उसको पढ़ो मत, बस आप उसको देख लो, ठीक है। तो जो ये आपका जो ये न्यूरॉन बना होगा ना, कल के डेट में जो ये आपका न्यूरॉन बना होगा, ये न्यूरॉन, ये जैसे ही आप उस सेम चीज़ को दोबारा देखोगे तो ये न्यूरॉन और मजबूत हो जाएगा, ठीक है, और इसमें ताकत और आ जाएगी, ठीक है। ये मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये सच ऐसे ही होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है। अब जब ये न्यूरॉन बहुत स्ट्रांग होगा, जैसे आपने 2 बार 3 बार देख लिया, 4 बार देख लिया, तो इससे क्या होगा कि ये न्यूरॉन बड़ा स्ट्रांग सा हो जाएगा। तो जब ये न्यूरॉन बहुत स्ट्रांग, मोटा ताज़ा होगा, तो जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे होगे तो क्या होगा कि जो बहुत स्ट्रांग न्यूरॉन है वो हमारे ब्रेन से जल्दी से खिंच के बाहर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं आप पढ़ लोगे तो आप भूल जाओगे, पेपर दे के आओगे तो फिर याद आ जाएगा, अरे यार ये तो गलत हो गया। पर अगर आप इसको मोटा करते रहोगे, ये न्यूरॉन्स को, जो न्यूरॉन्स आपने मजबूत किए, ठीक है, वो आपके तुरंत रिकॉल हो जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, अदरवाइज़ उसमें डिले होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बस रिवाइज़ डेली कर लेना है, बहुत टाइम नहीं देना रिवीजन में कि आप बैठे हुए हो, वो मार पढ़े हो उसको, पर आप उसको डेली पढ़ लो, ठीक है। डेली आप उसको पढ़ लोगे तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा और न्यूरॉन्स स्ट्रांग हो जाएंगे, वो रिकॉल जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, कल हम आपसे मिलते हैं 7 तारीख के करंट अफेयर में। तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।